नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस खास करंट अफेयर्स विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है, बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए आज की डायनामिक डेली न्यूज़ को सीधे आपके स्टैटिक यूपीएससी सिलेबस से मैप करना। तो चलिए, फुल एनर्जी के साथ सीधे काम की बात पर आते हैं। फटाफट आज का एजेंडा देख लेते हैं। सबसे पहले GS2 पॉलिटी, फिर GS3 इकोनॉमी और एनवायरनमेंट, उसके बाद साइंस एंड टेक के साथ कुछ ग्लोबल अपडेट्स, फिर हम GS4 एथिक्स देखेंगे, मेंस की प्रैक्टिस करेंगे और आखिर में होगा हमारा सुपर फास्ट रैपिड फायर रिवीजन। तो शुरुआत करते हैं जनरल स्टडीज पेपर 2 से और पहली ही खबर काफ़ी दिलचस्प है, जहां सुप्रीम कोर्ट का चुनाव संचालन पर एक बेहद अहम फैसला आया है। मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें पश्चिम बंगाल के काउंटिंग सेंटर्स पर केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती का विरोध किया गया था। कोर्ट ने बिल्कुल दो टोक शब्दों में कहा है कि भाई ये सोचना एक फेलिसी यानी भ्रांति है कि राज्य के कर्मचारी सिर्फ राज्य सरकार के प्रति ही वफादार होते हैं। अब देखिए, ये करंट न्यूज़ हमारे स्टैटिक सिलेबस से कैसे जुड़ती है। संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को चुनावों के सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल यानी अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की पावर देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि चुनाव आयोग को केंद्रीय बलों की स्वतंत्र रूप से तैनाती के लिए राज्य की सहमति की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और यहीं पर एग्जामिनर हमारे लिए पॉलिटी प्रीलिम्स ट्रैप्स बिछाते हैं जिनसे हमें हर हाल में बचना है। पहला ट्रैप, ईवीएम बटन्स। हमेशा याद रखिए कि BU यानी बैलेट यूनिट, CU यानी कंट्रोल यूनिट और VVPAT ये तीनों बिल्कुल अलग एलिमेंट्स हैं। दूसरा, 106वां संविधान संशोधन या नारी शक्ति वंदन अधिनियम। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तुरंत लागू नहीं हो रहा, ये पूरी तरह से परिसीमन और नई जनगणना पर टिका है। और तीसरा, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए संसद के संबोधन के बाद राष्ट्रपति का आदेश अनिवार्य है। इन ट्रैप्स में बिल्कुल नहीं फंसना है। चलिए, अब गियर शिफ्ट करते हैं और बढ़ते हैं GS3 की तरफ, जहां इकोनॉमी और एनवायरनमेंट से जुड़े कुछ बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। इकोनॉमी में अक्सर FDI के प्रेस नोट 3 को लेकर एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कई लोगों को लगता है कि चीनी FDI भारत में पूरी तरह से बैन या प्रतिबंधित है, पर सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे प्रोहिबिट नहीं किया गया है, बल्कि इसे केवल सरकारी मंजूरी वाले रूट यानी DPIIT के जरिए आना होता है। और एक बात, ऑटोमेटिक रूट का मतलब ये नहीं कि कोई चेक या बैलेंस नहीं है। वहां भी RBI को 30 दिनों के भीतर इन्फॉर्म करना अनिवार्य होता है। पर्यावरण की बात करें तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी NCAP का इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी सवालों के घेरे में है। 2019 में जब इसे लॉन्च किया गया तो टारगेट था 2026 तक पार्टिकुलेट मैटर में 40% की कमी लाना। लेकिन ज़मीनी हकीकत देखिए, राज्यों ने फंड्स का सही इस्तेमाल ही नहीं किया। उदाहरण के लिए, कर्नाटक ने बेंगलुरु के लिए मिले फंड का महज 13% इस्तेमाल किया। इसी लापरवाही के चलते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या NGT, जो कि एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं, उसे बीच में आना पड़ा और एयरशेड लेवल के कोऑर्डिनेशन का सख्त आदेश देना पड़ा। अब थोड़ा तेजी से रुख करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ग्लोबल अपडेट्स का, क्योंकि दुनिया भर में हो रहे ये भू राजनैतिक बदलाव भारत की स्ट्रैटेजी को सीधा इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजास्टर अलर्ट्स की। CBS यानी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम और नॉर्मल SMS अलर्ट के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। CBS वन वे होता है, जो एक खास इलाके के सभी डिवाइसेस पर एक साथ फ्लैश होता है, जबकि SMS यूनिकास्ट है, यानी ये इंडिविजुअल नंबर्स को टारगेट करता है। यहीं पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद कर लीजिए, NDMA यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री नहीं। अब आते हैं कुछ बेहद हाई यील्ड फैक्ट्स पर, जो सीधे आपके प्रीलिम्स में हिट कर सकते हैं। डिफेंस में देखिए, फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स को नॉर्मल रेडियो फ्रीक्वेंसी ड्रोन्स की तरह इलेक्ट्रॉनिकली जैम नहीं किया जा सकता। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो UAE का OPEC+ से बाहर निकलना एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इससे पेट्रो डॉलर की मोनोपोली टूटेगी, जो कि भारत के लिए रुपए में व्यापार बढ़ाने का एक शानदार मौका है। साइंस में एक अनोखा फैक्ट, म्यूऑन एक लेप्टॉन है, मेसॉन नहीं। ये स्टैंडर्ड मॉडल की एक विसंगति है। और आखिर में हीट वेव्स। याद रहे, हीट वेव्स को अभी SDRF के तहत स्टेट डिजास्टर माना जाता है, नेशनल डिजास्टर नहीं। चलिए, अब एंट्री लेते हैं GS4 यानी एथिक्स के डोमेन में। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे आज की ताज़ा खबरों को संवैधानिक नैतिकता की कसौटी पर परखा जा सकता है।
ये स्लाइड परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे डेली न्यूज को हम एथिक्स की बेहतरीन केस स्टडीज में बदल सकते हैं। पहला केस है गिग वर्कर्स और उनके हीट स्ट्रेस का। जब बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां वर्कर्स के वेलफेयर से पल्ला झाड़ लेती हैं तो ये सीधे तौर पर संविधान के आर्टिकल 41 और 42 और सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 का उल्लंघन है। दूसरा बड़ा केस है नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, जैसे हाल ही में आप से बीजेपी में हुआ। इसे हम पब्लिक लाइफ में सत्यनिष्ठा और पॉलिटिकल एथिक्स के तराजू पर तौल सकते हैं। अब दल बदल की बात हुई है तो 10वीं अनुसूची, जिसे 52वें संशोधन से जोड़ा गया था, उसका स्टैटिक कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। किसी भी विलय या मर्जर को तभी लीगल माना जाएगा जब पार्टी के कुल विधायकों में से कम 2/3 यानी 2/3 सदस्य एक साथ विलय करें। और हाँ, यहाँ एक क्लासिक प्रीलिम्स ट्रैप है। अगर किसी नेता को पार्टी से निकाल दिया जाता है यानी निष्कासित कर दिया जाता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता। एक और बात, स्पीकर का फैसला अंतिम नहीं होता, वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है। अब भाई हमने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो ले ली, लेकिन इसे मेंस की आंसर राइटिंग में कैसे उतारना है? आइए अब इसके एप्लीकेशन फेज की ओर बढ़ते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट से हमने ये जबरदस्त GS3 का 20 माह का सवाल निकाला है। कोलंबो डॉकयार्ड के भारत के अधिग्रहण के रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों और हिंद महासागर क्षेत्र में उभरते सुरक्षा ढांचे पर इसके प्रभावों का परीक्षण करें। ये सवाल आपसे मैरीटाइम डिप्लोमेसी के हर एक पहलू पर गहरी सोच की डिमांड कर रहा है। एक टॉप रैंकर का आंसर हमेशा स्ट्रक्चर्ड होता है। हमें अपने पॉइंट्स को अलग अलग बकेट्स में डालना होगा। जैसे रणनीतिक आयाम में हम चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने की बात लिखेंगे। आर्थिक आयाम में जहाज निर्माण इंडस्ट्री के बूस्ट और नए रोजगार के अवसरों को समझाएंगे। और राजनीतिक आयाम में रुपया व्यापार और पड़ोसी देशों के साथ ट्रस्ट बिल्डिंग पर फोकस करेंगे। और ये रहे वो मैजिकल कीवर्ड्स जो एक साधारण से उत्तर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं। आपके आंसर में मजगांव डॉक्स, सागर सिद्धांत यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, हम्बनटोटा पोर्ट और IPOI यानी इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव जैसे भारी भरकम शब्दों का सटीक इस्तेमाल होना ही चाहिए। यकीन मानिए, एग्जामिनर की नजरें इन्हीं शब्दों को ढूंढ रही होती हैं। अब वक्त आ गया है हमारे सुपर फास्ट रैपिड फायर रिवीजन का। ये सेक्शन मेक श्योर करेगा कि आज हमने जो भी पढ़ा है वो एग्जाम के दिन तक आपके दिमाग में परमानेंटली लॉक हो जाए। तो फटाफट मेरे साथ रिवाइज कीजिए ये 10 हाई यील्ड पॉइंट्स। आर्टिकल 324 मतलब चुनाव आयोग की आज़ादी। आर्टिकल 124 क्लॉज 4 मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना। 10वीं अनुसूची में दल बदल जिसके लिए 2/3 मर्जर जरूरी है। 106वां संशोधन मतलब महिलाओं को 33% आरक्षण। NCAP 2019 का मिशन है, टारगेट है 40% PM 2.5 घटाना। NGT संवैधानिक नहीं बल्कि एक वैधानिक निकाय है। CBS ब्रॉडकास्ट करता है जबकि SMS यूनिकास्ट है। म्यूऑन एक लेप्टॉन है, मेसॉन नहीं। UAE का OPEC से बाहर आना पेट्रो डॉलर को कमजोर करेगा। और आखिर में गिग वर्कर्स के हालात सीधे आर्टिकल 41, 42 और सोशल सिक्योरिटी कोड से जुड़ते हैं। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपको लॉर्ड एक्टन के इस बहुत ही गहरे और प्रासंगिक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। उनका कहना था, सत्ता अक्सर भ्रष्ट करती है। एक न्यायपालिका जो खुद के लिए जवाबदेह नहीं हो सकती, वो दूसरों से जवाबदेही की विश्वसनीय मांग भी नहीं कर सकती है। ये कोट आपकी सिविल सेवा की यात्रा में शक्ति, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा के बीच के नाजुक संतुलन को बिल्कुल सटीक ढंग से दर्शाता है। तो आज के इस विश्लेषण में इतना ही। चीजों को गहराई से समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो ये थी आज की मुख्य खबरें, लेकिन अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो इस पूरे एनालिसिस की PDF जिसमें डिटेल्ड नोट्स और प्रीलिम्स के लिए MCQs भी शामिल हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन और बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करके चैनल से जुड़ सकते हैं।